नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं महिलाओं में गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं के बारे में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हिना अग्रवाल मैम। डॉक्टर हिना अग्रवाल मैम गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और डायरेक्टर हैं आईएलसी फर्टिलिटी सेंटर इंदौर में। आज हम मैम से जानते हैं कि मैम इन समस्याओं का क्या समाधान है और इनका क्या इलाज रहेगा और बाकी महिला मित्र की कुछ क्वेरीज। नमस्ते मैम। आज हमें आपसे महिलाओं में कुछ समस्याएं होती गर्भाशय से जुड़ी, उनके बारे में कुछ जानकारी जानना चाहते हैं। जैसे कि कुछ महिलाओं के सवाल होते हैं कि मासिक धर्म के दौरान पे बहुत ज़्यादा अत्यधिक रक्तस्राव होना या ब्लीडिंग होना, ये क्यों होता है और इसका क्या इलाज है? मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव का होना कभी भी नॉर्मल नहीं होता, ये एबनॉर्मल ही होता है। अब उसका इलाज मरीज की उम्र क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी एकदम यंग लड़कियों में, यंग फीमेल्स में जिनको जस्ट मासिक धर्म स्टार्ट ही हुआ है, उनमें भी ये समस्या होती है, तो वो दवाइयों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। वो महिलाएं जिनको अभी फैमिली कंप्लीट होना बाकी है, जिनके बच्चे पैदा होना बाकी है, उनको भी ये समस्या हो सकती है, तो उनको भी दवाइयों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और ज़्यादातर महिलाओं में ये समस्या उत्पन्न होती है 40 से 45 उम्र के बाद, जो कि मेनोपॉज के पहले की कंडीशन हो सकती है। उन महिलाओं में अगर रक्तस्राव ज़्यादा हो रहा हो या फिर पेशेंट ऐसा बताते हो कि हमको खून के गड्ढे जैसे जाते हैं, जिनको क्लॉट्स बोलते हैं, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है और इसको डायग्नोज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस उम्र में कुछ बीमारियां हो सकती हैं जो कि छोटी हो सकती है और कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। जैसे गर्भाशय में गठान हो सकती है, गर्भाशय में सूजन हो सकती है, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में एडिनोमायोसिस बोलते हैं, या फिर महिलाओं के शरीर में 40 से 45 के बीच में हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से रक्तस्राव ज़्यादा होता है, पेशेंट को खून की कमी हो सकती है, वो एनीमिक भी हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में अगर केवल हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से प्रॉब्लम हो तो दवाइयों से ठीक हो सकता है, और अगर गठान हो या फिर दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही हो तो ऐसी सूरत में फिर हमको बच्चादानी निकालने का ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। मैम थैंक यू सो मच। सेकंड क्वेश्चन ये है हमारी कुछ महिलाओं मित्र का कि जैसे महिलाओं में ये किस उम्र में ऑपरेशन किया जाता है? जैसे कुछ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है दूरबीन पद्धति से जो की जाती है, किस उम्र में की जाती है? जी, तो अगर हम बच्चादानी के ऑपरेशन की बात करें तो बच्चादानी का ऑपरेशन तभी किया जाता है जब उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई हो, मतलब उनको 1 या 2 बच्चे, जितने बच्चों की आवश्यकता हो वो उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई हो। दूसरी, उनकी उम्र 40 से 45 के बीच में होनी चाहिए, तभी हम ये ऑपरेशन को सिलेक्ट करते हैं। दूसरा, इसके अलावा जो ऑपरेशन होता है, अगर उम्र कम है 40 से कम, तो फिर हम केवल गठान निकालने का ऑपरेशन भी कर सकते हैं, जिसको मायोमेक्टमी बोलते हैं। लेकिन बच्चादानी निकालने का ऑपरेशन ऐसी सूरत में किया जाता है जब 40 से उम्र ज़्यादा हो। जैसा आप पूछ रहे हैं कि लैप्रोस्कोपिक पद्धति, तो हाँ, पहले ये जो ऑपरेशन होता था, ये पेट पे बड़ा चीरा लग के होता था, पूरा पेट खोला जाता था और फिर बच्चादानी को बाहर निकाला जाता था। बट आजकल के ज़माने में हमारे पास लैप्रोस्कोपिक पद्धति है, जिसको हम सादी भाषा में दूरबीन पद्धति भी बोलते हैं। इसके द्वारा हमको मरीज के पेट पे पूरा चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे छोटे से होल्स के द्वारा, जो कि 5 mm और 10 mm के होल होते हैं, ऐसे 2 या 3 पेट में केवल छेद करके हम बच्चादानी को बाहर निकाल सकते हैं। वो बच्चादानी कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी गांठ वाली हो सकती है। हम जटिल से जटिल बच्चादानी के ऑपरेशन भी इन 3 छेदों के द्वारा कर सकते हैं। तो अभी ये जो मॉडर्न पद्धति आई है लैप्रोस्कोपी से, इन्होंने पेशेंट की लाइफ को बहुत इजी बना दिया है और आजकल हम इसी के द्वारा ही बच्चादानी का ऑपरेशन करते हैं, जिसको लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी कहा जाता है साइंटिफिक भाषा में। महिलाओं में यह गर्भाशय का ऑपरेशन कैसे किया जाता है मैम? जैसे कि कुछ पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ ट्यूब निकाल दी या सिर्फ पूरा गर्भाशय निकाल दिया, इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी देंगे? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि महिलाओं का ये जो सिस्टम होता है, जो गर्भाशय, ट्यूब्स, जो आप नाम ले रहे हैं, ये पूरा सिस्टम क्या होता है, तो ये इस चित्र के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि ये पूरा महिलाओं के सिस्टम होता है, जिसमें ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये गर्भाशय कहलाता है, जिसको यूट्रस बोलते हैं। दोनों साइड पे, राइट और लेफ्ट, 2 ओवरीज होती है।
जिसको अंडाशय बोलते हैं, और ये ट्यूब कनेक्टेड होती है गर्भाशय से, जिसको फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। तो आज हम गर्भाशय संबंधित बीमारियों की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा गर्भाशय होता है और ट्यूब्स इनसे जुड़ी हुई होती है। तो जब भी हम गर्भाशय का ऑपरेशन करते हैं तो ये ट्यूब्स भी साथ में निकाली जाती हैं, क्योंकि जिस उम्र में जो हम बात कर रहे हैं 40-45 उम्र में जब फैमिली कंप्लीट हो गई है तो ये ट्यूब्स की भी आवश्यकता नहीं होती है। अब बचे ये दो तरफ के ओवरीज, जिसको अंडादानी बोलते हैं या फिर अंडाशय बोलते हैं। ये अंडादानी से फीमेल हॉर्मोन्स, स्त्रियों के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो निकलते हैं। तो अगर ये ओवरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो हम इसको ऑपरेशन के दौरान नहीं निकालते हैं। और अगर ये ओवरी में भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर इस ओवरी में किसी भी प्रकार की गठान है, वो पानी की गठान हो सकती है, वो खून की गठान हो सकती है, तो फिर हम इन ओवरीज को भी बच्चादानी के ऑपरेशन के दौरान निकाल देते हैं। जी मैम, आपने ये बहुत ही अच्छे से समझाया। अब मेरा एक सवाल है जो पेशेंट ने ही एक बताया है, महिला ने। गर्भाशय के ऑपरेशन के दौरान क्या होता है कि बच्चादानी निकालने के बाद वो जगह खाली रह जाती है, तो उस खाली जगह का क्या होता है? क्या वहाँ पे हवा भर जाती है, या कुछ महिलाओं का कहना है कि वहाँ पे आते खिसक आती है? उनको ये भ्रांतियां हैं, आप इसको थोड़ा सा क्लियर करें। बच्चादानी जो एक ऑर्गन है, बच्चादानी एक अंग है, ये भगवान ने बहुत ही अच्छा अंग बनाया है। ये एक ऐसा अंग है जो गुब्बारे की तरह फूल सकता है जब पेट में बच्चा होता है, और यही अंग है जो माहवारी बंद होने के बाद सिकुड़ के छोटा सा हो जाता है। जैसे कि हम एक गुब्बारा इमेजिन करते हैं, जब वो फूला नहीं होता है तो इतना सा होता है, और उसमें हवा भर दी जाए तो इतना बड़ा तक हो सकता है। तो पेट में भी भगवान ने जगह बनाई है कि अगर वो बड़ा होता है तो बाकी के अंग आसपास खिसक जाते हैं, आते वगैरह, और जब वो अंग छोटा होता है, सिकुड़ जाता है, तो वो जगह आंतों के द्वारा भर दी जाती है। तो उस जगह पे हवा नहीं होती है। आमतौर पे हमारे पेट में आंतें होती है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। तो छोटी आंत के द्वारा वो जगह यूजुअली वो जगह ऑक्यूपाई हो जाती है। जी मैम। मैम, गर्भाशय के ऑपरेशन के कितने समय बाद हम डेली रूटीन में आ सकते हैं? और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो दूरबीन पद्धति से जो ऑपरेशन होता है, इसने हमारी भी लाइफ और पेशेंट्स की लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी है। जो कि पहले चीरा लग के ऑपरेशन होता था तो मरीज को 7 दिन तक तो अस्पताल में भर्ती ही रहना पड़ता था। उसके बाद वो कम से कम 1 से सवा महीने तक बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, क्योंकि पेट पे पूरा लंबा चीरा लगता था। तो दूरबीन के ऑपरेशन होने के बाद सुबह ऑपरेशन होता है और शाम को मरीज पूरी तरह से खाने पीने चलने लग जाते हैं, और अगले दिन ज़्यादातर मरीज को या तो हम सेम डे उसी दिन शाम को डिस्चार्ज कर देते हैं, नहीं तो अगले दिन सुबह तो 100% मरीजों की छुट्टी हो जाती है। अगर कामकाजी महिलाएं हैं, वो कहीं पे जॉब करती हैं या अपना कोई वर्क करती हैं, तो दूसरे या तीसरे दिन से वो अपने जॉब पे वापस जा सकती हैं। 7वें दिन हम टाँके निकालते हैं, उसके बाद तो वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर सकती हैं, क्योंकि छोटे छोटे छेदों से उतना दर्द भी नहीं होता है और ना ही पेशेंट को उतनी तकलीफ होती है कि उनको ज़्यादा आराम करना पड़े। जी मैम। मैम, गर्भाशय निकालने के बाद हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कितने दिनों तक रखनी चाहिए? गर्भाशय निकालने के बाद वैसे तो ये ऑपरेशन बड़ा होता है, पर बाहर से हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, तो हम मरीज को ज़्यादा सावधानी रखने के लिए नहीं बोलते हैं। बट चूंकि एक छोटा सा होल हुआ है तो हम ऐसा एडवाइस करते हैं कि कम से कम 1.5 से 2 महीने वो कोई भी भारी वजन उठाने का और जोर लगाने का काम ना करें। बाकी उनकी जो भी रूटीन दिनचर्या है वो फॉलो कर सकते हैं, केवल इतनी ही सावधानी रखनी होती है, बाकी और कुछ भी ध्यान नहीं रखना होता है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।